नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है। मैं अंशुमानंद और हम इस वक्त खड़े हैं पटपड़गंज में, जहाँ पे सहतीगुंज अपार्टमेंट है। और यहाँ पे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार अवध ओझा मैदान में है, रवि नेगी मैदान में है और अनिल चौधरी कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। और लेकिन इन तीनों में से किसका पलड़ा भारी है, ये फैसला यहाँ के न्यायाधीश, यहाँ की जनता करेगी, जो कि हमारे साथ मौजूद आप देख सकते हैं। हम सबसे पारी पारी से जानेंगे कि उन्होंने इस बार चुनाव में क्या माहौल देखा है, चुनावी रंग क्या देख रहे हैं। व्हाट्स गुड नेम मैम? नीतू कंवर। आप दिल्ली की प्रबुद्ध जनता हैं, आप क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव का? हाँ पता नहीं, इतना आइडिया नहीं है, बट हर तरफ ही हर पार्टी अपना अपना कर रही है अपने हिसाब से, तो ठीक। आपका निजी तौर पे आपका क्या रुख है, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी है, मतलब बीजेपी का बैच। अभी फैमिली में कितने वोट हैं? 3 वोट है बीजेपी को जाते हैं। तीनों बीजेपी में? मतलब सिसोदिया जी को के लिए कोई सिंपैथी नहीं, और के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, अनिल चौधरी के लिए सिंपैथी नहीं है आपके लिए? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपका शुभ नाम? चारू। चारू, आप इस क्षेत्र में कब से निवास करती हैं? 5.5 साल से। और इस बार के चुनाव में आप क्या माहौल देख रही हैं, किसकी तरफ टिल्ट है लोगों का, क्या जनता क्या सोच रही है? सब तरफ अपनी अपनी पार्टियां हो रही हैं। इधर भी अग्रवाल स्वीट्स के बाहर भी लगे हुए पार्टी वाले, सोसाइटी में भी रोज आ रहे हैं, तो चल रहा है। लेकिन आपका, आपके पर्सनली आपके दोस्तों का, आपके साथियों का, आपके फ्रेंड सर्कल का झुकाव किसकी तरफ है? केजरीवाल। क्या अच्छा लगता है केजरीवाल में आपको? हाँ जी, केजरीवाल में क्या अच्छा लगता है आपको? फैसिलिटीज अच्छी है, सर्विसेज देते हैं। मैडम, क्या लगता है आपको दिल्ली में सरकार इस बार किसकी बननी चाहिए? देखिए, सरकार की बात करें तो सरकार से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक आशाएं होती हैं, वो सारी सरकारों से एक ही होती हैं। मोस्ट देन 90% हम यहाँ पे सारे के सारे टैक्स पेयर हैं। टैक्स पेयर को क्या मिलता है किसी भी सरकार से? वो फ्री का जो बांटते हैं सारे के सारे लोग, सारे उन लोगों को बांटते हैं कि गरीबों के लिए है, ये सब है। लेकिन विकास के नाम पे हम मिडिल क्लास को क्या मिलता है? हम तो देखिएगा, रोड पे चलते हैं तो भी टैक्स देते हैं, पे लेते हैं गवर्नमेंट से, अपनी तनख्वाह लेते हैं, उस पर भी हम टैक्स देते हैं। कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, उस पर भी हम जीएसटी देना पड़ता है। हमें क्या मिलता है? यहाँ पर सरस्वती कुंज के अंदर 300 फ्लैट हैं। 300 फ्लैट के अंदर मानिए कि हम लोग कितने लोग वोटर्स हैं यहाँ पर, और हमारे इसके सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमें हर साल के हिसाब से क्या मिलता है? हर कोई आता है वोट मांगने के लिए, ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस देश के लिए। लेकिन हमने सुना है केजरीवाल ने 35 लाख रुपए दिए सोसाइटी को, 35 लाख रुपए। सर 10 साल में मिले हैं ये हमें, और वो भी चप्पल घिस के मिला है। अगर 10 साल में हमने केजरीवाल की सरकार बनवाई है, तो अगर हम इतना पैसा मिला है तो वो भी बार बार चक्कर लगा लगा के मिला है हमें, ऐसे नहीं मिला है। और वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें उम्मीद है कि अगर पैसा अब रिलीज कर दिया तो हो सकता है वोटर्स हमारी तरफ हो जाए। तो ऐसा हो गया, वोटर उनकी तरफ हो गए? क्या लगता है आपको सर? ये तो जनता भी फैसला करके बताएगी। अगर 1 महीने पहले हमें पैसा रिलीज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता। आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि जब सेंटर का जब इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो लोग मोदी को चुनते हैं, लेकिन जब यहाँ का विधानसभा का, दिल्ली का इलेक्शन होता है तो लोग केजरीवाल को क्यों चुनते हैं? ये सारा का सारा ये हमारा नहीं है वोटर, कि हम वोट अब डिसाइड करता है, हमारा वोट डिसाइड करता है। ये झुग्गी झोपड़ी और ये सब लोग डिसाइड करते हैं, जिनको फ्री का मिलता है, फ्री भी मिलता है। क्या कभी टैक्स पेयर से पूछा है आपने कि उनका पैसा कहाँ जाना चाहिए? तो आपको क्या, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आपको उम्मीदें हैं? आपने ये तो बता दिया कि आप टैक्स देती हैं, लेकिन आपको चाहिए क्या, डिमांड क्या है आपकी? जो भी नई सरकार बने वो क्या, कौन सी इच्छा पूरी करे आपकी? सर देखिएगा, मैं तो कहती हूँ जो भी टैक्स पेयर है उसके लिए कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए, उसके आधार पे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए जगह जगह। जैसे हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, कॉमन जगह हो, हमें फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। लेकिन हमें पीछे कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पहला हक गरीब का है। ऐसा क्यों सर? ठीक है, गरीब हमारे लिए निर्माण करते हैं, हमारे उसके लिए डेवलपमेंट के लिए हमारा वो योगदान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान हमारा भी तो है। हम कहाँ रह गए? डेमोक्रेसी नंबर का गेम है, जिसकी संख्या ज़्यादा, उसके वोट ज़्यादा, उसकी बातें पूरी होती हैं। और हाल फिलहाल में अभी जनसंख्या नियंत्रण और मिडिल क्लास से कहा जा रहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, तो आज पे आपने सोचा है आपने कभी कि नंबर बढ़ाया जाए जो टैक्स देने वालों के? बिल्कुल बढ़ाया जाए सर,
इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अकेला जो बच्चा होता है, न्यूक्लियर फैमिली में जो पाला जाता है, उसका जो जीवन होता है वो दूसरे ढंग का होता है। अब संयुक्त परिवार तो खत्म होते जा रहे हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे बच्चों को करिए, बिल्कुल करिए, एक पढ़िए। ज़्यादा लोग ज़्यादा वोट और ज़्यादा डिमांड, तो बात यहाँ पर ये आती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? सर ये चीज़ गलत है कि आप कहते हैं ज़्यादा वोट ज़्यादा जनसंख्या, ये चीज़ गलत है। अब चाइना ही नहीं, आप जिस समस्या को बता रही हैं उसका समाधान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा किया जाए तो आपकी मांग पूरी होगी। मिडिल क्लास की मांग इसलिए पूरी नहीं होती है ना कि उनके पास वोट ज़्यादा नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जिस दिन टैक्स पेयर यहाँ से ख़त्म हो गए, आप समझ रहे हैं, अगर हम लोग भी बिजनेस में चले गए, और बिजनेस में आपको पता है चोरी होती है टैक्स की, सीधे सीधे टैक्स बचाने के इधर उधर के रास्ते ढूंढे जाते हैं। बिजनेस में टैक्स की चोरी होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आर.के. चौहान। महोदय, इस बार के चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप दिल्ली में? माहौल, दिल्ली की जनता इस एक चेंज चाहती है, बदलाव। पूरी की पूरी जनता दिल्ली की, जो पार्टी चल रही है 10 साल से यहाँ राज कर रही है, उसमें एक बदलाव, उससे मतलब परेशान हो चुके हैं। मतलब यानी कि इस बार कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस है और पार्टी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, और ये सब है जो जिसको चाहे, लेकिन जो पार्टी रूलिंग है उसको हटाना है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, सारी पूरी जो है, और ये फ्री के बांटने के चक्कर में कि बस फ्री कर दो, ये फ्री कर दो, ये सब करने के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन ये फ्री का जो लॉलीपॉप है वो तो सब दे रहे हैं, मोदी जी भी दे रहे हैं, केजरीवाल भी दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है। ये दे रहे हैं तो ये बंद होना चाहिए। यदि एक पार्टी बंद करेगी तो दूसरी भी बंद करेगी, कहीं तो स्टार्ट होगा कुछ ना कुछ। मतलब आप सबसे नाराज हैं आप? बिल्कुल, फ्री वीज नहीं होनी चाहिए। फ्री वीज में जो टैक्स पेयर है उनकी तो कोई एसोसिएशन नहीं है, उनके पैसे बांटते हैं। पार्टी जो है अपने पैसे बांटे। इस बार किसको वोट देंगे? नोटा को? नोटा को तो नहीं देंगे, देंगे तो जिसको अरे जब तीनों फ्रीबीज बांट रहे हैं, तीनों से नाराजगी है, तो नोटा को वोट क्यों नहीं फिर? नहीं, किसी एक पार्टी को तो वोट देंगे ही, नोटा को नहीं देंगे, ये भी पक्का है। नोटा को देने से तो वेस्ट हो जाता है वोट, सीधी सी बात है। लेकिन एक जैसे एक मन में इच्छा होती है कि भाई हमारा टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कौन? वाई द सुप्रीम कोर्ट इसका वो सुओ मोटो क्यों नहीं लेता? दुनिया भर के सुओ मोटो देखिए, लेता है। चुनाव आयोग ने जब शेड्यूल की घोषणा की, उसने बार बताया कि अगर आप फ्रीबीज की घोषणा करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा उस फ्रीबीज को पूरा कहाँ से करेंगे। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। और साथ में ये भी है कि फ्री, जब आपकी स्टेट का उतना कलेक्शन नहीं है, आप उससे ज़्यादा कैसे? पंजाब की हालत देख लीजिए, जो यहाँ फ्रीबीज जो बांट रहे हैं उनकी हालत, कर्नाटका की हालत देख लीजिए। सबका ऐसी कम तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है इनके पास, और बांटे जा रहे हैं, ये भी फ्री, वो भी फ्री, बस भी फ्री, फलाना फ्री। और 50% जनरेशन को बेनिफिट देते हैं, 50 को नहीं देते। अब आप कहेंगे कि मैं लेडीज़ की खिलाफत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को भी तो बेनिफिट मिलने चाहिए, उनको कुछ नहीं देते। जो चीज़ है लेडीज़ को बांटते रहते हैं, सारी चीज़ उन्हीं को बांट रहे हैं। अच्छा, तो नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि नई नई अच्छी सड़कें बनाएगी, पूरी डेवलपमेंट होगी, पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक तरीके से सड़कों की हालत, आप दिल्ली की सड़कों की हालत देख लीजिए, यहाँ की सड़कें यहाँ तक की टूटी हुई हैं, दूसरी देख लीजिए। अंदर हमारी सोसाइटी में तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल कर देते हैं कि सोसाइटी का काम तो आप देखेंगे। आपकी फैमिली में वोट कितने हैं? हमारी सोसाइटी में 1200 कुछ वोट। आपकी फैमिली में 4 वोट है। सबका टिल्ट कहाँ पे है, किस तरफ है? अब ये डिस्क्लोज करना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। सेंटर में? सेंटर में तो ठीक है, सेंटर में रूलिंग गवर्नमेंट है, उस तरफ टिल्ट नहीं है, मतलब कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सेंटर में जो गवर्नमेंट है उससे तो सेटिस्फाइड है, जो स्टेट में सेटिस्फाई नहीं है? स्टेट में सेटिस्फाइड नहीं, स्टेट में बिल्कुल नहीं है, किसी बात पे भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इन्होंने। तो चौहान साहब, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं है, सेंटर से सेटिस्फाई है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष खुराना है जी। सर, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हैं। कब से आप दिल्ली में वोट कर रहे हैं आप? जब से मैं वोट डालने के लिए एलिजिबल हुआ हूँ तभी से वोट कर रहा हूँ। आपने दिल्ली में बहुत सी सरकारें बनते हुए देखी होंगी अपने जीवन काल में। हमें बताइए कि डिफरेंस क्या है ऐसे 10 साल पहले के पॉलिटिक्स में, अभी के पॉलिटिक्स में और फ्यूचर की पॉलिटिक्स में? आप इस पर बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे? आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, आज की पॉलिटिक्स, और आज से मैं एक्चुअली थ्रू आउट पार्लियामेंट रहा हूँ और मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं। आज की जो गवर्नमेंट है, ये जो आज की जो पॉलिसीज चल रही है, वो चल रही है
एक ऐसे तबके को खुश रखो जो दिल्ली की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो उसका परसेंटेज 70% होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा 10 और 15,000 20,000 रुपये की ब्रैकेट में आता है उसको कुछ बेनिफिट दे दो, आप इलेक्शन जीत जाओगे। और अगर आप बेनिफिट नहीं देते उसको तो आप इलेक्शन हारोगे, ये पक्का है। आज की डेट में यही चल रहा है। एक टैक्स पेयर की मनी के ऊपर कुछ लोगों को बेनिफिट दिए जा रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि कंट्री के हित में नहीं है बिल्कुल। अगर एक टैक्स पेयर पैसा देता है, देखिए ये सिलसिला था चालू केजरीवाल ने किया था, इसके बाद ये साउथ में चला कई जगहों पे, तमिलनाडु वगैरह में, और अब तो हर गवर्नमेंट इसको फॉलो करने की मजबूर हो रही है। तो आप क्या देखते हैं भविष्य इसका? मेरे को तो इसका भविष्य बहुत बुरा लग रहा है और मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो अभी जारी किया है वो उससे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। 2500 कर दिया उन्होंने। 2500 रुपये देंगे, एक सिलेंडर फ्री देंगे, ये क्या मतलब होता है भाई? ये टैक्स पेयर की मनी को आप दूसरों के ऊपर आप खर्च करो, अगर पहले डिस्क्लोज करो ये जितनी भी आप फ्रीबीज दे रहे हैं उनका जो ऊपर जो उसका जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो आप कहाँ से मैनेज करेंगे? अगर आपकी रेवेन्यूज इतनी है कि आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? देखिए ये जो एक हवा बह गई है कि सारी हवा बहते चले जा रहे हैं, समाधान क्या देखते हैं आप? बेहतर बता पाएंगे इसका समाधान क्या होना चाहिए, आखिर कैसे इसको खत्म किया जाए इस सिलसिले को? देखिए, समाधान तो ये है कि हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आपको फ्रीबीज देनी भी है तो आप उसके लिए डेफिनेटली एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया ज़रूर फिक्स करें। ये फ्रीबीज उसी को दी जाएंगी जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है, सभी को नहीं दी जाएंगी, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो आप कहते हो कि नहीं जी अगर आपके घर के कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है तो हम सभी को देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो गलत है। वो धीरे धीरे करके इसको कर्टेल करना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट आए ये उसका धर्म बनता है कि जो वो फ्रीबीज देना चाहते हैं उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारी इनकम अगर 100 करोड़ की है और 80 करोड़ रुपए हम अपने डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उन पर खर्च करने जा रहे हैं तो ये जो 20 करोड़ रुपए बचेंगे उन्हीं में से फ्रीबीज दी जाएंगी, अदरवाइज कोई फ्रीबीज नहीं दी जाएगी। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जी। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि टैक्स पेयर की एक एसोसिएशन होनी चाहिए, उनसे क्लियरेंस लेके ही ये दिया लेकिन होनी चाहिए का मतलब क्या जनाब? वो तो आप ही बनाएंगे ना? सर बनाएगा तो कोर्ट ही बनाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट। एसोसिएशन बनाना कोर्ट का काम नहीं है। क्यों सुमोटो नहीं लेता? सुप्रीम कोर्ट तो सारी चीजों का सुमोटो लेता है। उसके लिए आप एक संस्था बना सकते हैं, कानून प्रावधान है, आप संस्था बना के आप ये मांग उठा सकते हैं। सर हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हमारे घर के जो सारे लोग हैं वो वोट डालने के लिए नहीं निकलते हैं अभी तक। सबसे अपील है कि जब तक हम वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे हमारी आवाज भी नहीं सुनी जाएगी। वोट डालेंगे नहीं, संस्था बनाएंगे नहीं, बदलाव चाहिए, ये क्या तरीका है महाराज? नहीं सर, वोट नहीं, डालने के लिए निकलना चाहिए। मैं सबसे ये वो करना चाहती हूँ कि हम सभी को वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे। मैडम किसी हद तक सही कह रही हैं, लेकिन वो तबका जिनको ये फ्री वीज देते हैं वो 100% वोटिंग करता है। जो हम लोग हैं, हम में से ज़्यादातर लोग घर में बैठे रहते हैं या छुट्टी मनाने चले जाते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा, सबको पड़ता है। हम लोग तो देते हैं वोट, उसमें कोई बात नहीं है कि हम नहीं देते हैं। जैसे इन्होंने कहा जब से एलिजिबल है वोट देने के लिए वोट दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम भी दे रहे हैं वो, लेकिन उसका इफेक्ट ये फ्री वीज वालों ने नलीफाई कर दिया पूरा। सुदेश मल्होत्रा। क्या आप माहौल देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव का? मेरे को इस बारे में नहीं, राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा, देश के बारे में तो पता होगा कुछ? देश में कौन सबसे अच्छा? हम लोग तो जी बीजेपी खास कट्टर हैं। बीजेपी में कौन? मोदी जी, मोदी जी। अरे मोदी में ऐसा क्या अच्छा है? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाहर भी देखो मोदी की जय जयकार है, भारत माता की जय। सारी दुनिया इसीलिए कहते हैं जो कोई अच्छा होता है। ऐसा कोई भी किसी की आपकी या मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा। अगर उनमें कुछ दम है तभी तो वो अपने नाम के जयकारे लगवा रहे हैं। किधर चाय वाले थे और किधर राजनीति में कितने बड़े नेता बन गए। अच्छा, मोदी जी देखिए, मोदी जी तो ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वो राजनीति में उनका नाम हो गया, लेकिन आप हमें ये बताइए कि मोदी जी से आपको मतलब निजी तौर पर आपको क्या उम्मीद है? मोदी जी आपके लाइफ में क्या बदलाव लाए हैं? मोदी जी तो देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि लोग ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो देखो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो ये सामने कैमरा है और समझिए वो मोदी जी खड़े हैं। अब जब मोदी जी को संदेश दीजिए कि मोदी जी ऐसा करिए, वो हमारा तरफ देख के क्या करूं। मोदी जी को एक संदेश, अपनी डिमांड रखिए कि मोदी जी हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें, उधर देख के।
मोदी जी, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अब की बार दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आपकी हमारी दिल्ली में अभी तक बीजेपी सरकार नहीं जीती है, बाहर जीती है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो बीजेपी सरकार है वो नहीं जीती है। मेरे आपसे यही है कि आप ऐसा काम करें जो दिल्ली का हर एक बंदा आपके नाम से वोट दे और आपकी सरकार आए। यहाँ पे दर्शकों को बता दें कि 1992 में भाजपा की सरकार बनी थी दिल्ली में। 39 साल हो गए, 39 साल के बाद से अब तक भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है, इसलिए मैडम डिमांड कर रही हैं कि इस बार शायद वो भाजपा की सरकार बने। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विमलेश सिंह राणावत। क्या माहौल देख रही है चुनाव का आप? माहौल तो बहुत चेंज आता है एकदम। जो माहौल है दिल्ली का, पूरी दिल्ली का जो माहौल है वो चेंज आता है। अच्छा देखिए, बुजुर्गों के लिए एक आयुष्मान भारत योजना है जिसको दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है। मोदी ने इसका जिक्र भी किया था, इसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ बिल्कुल। जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए आयुष्मान ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि आज हम हॉस्पिटल जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। जब हमारा टाइम आता है तो डॉक्टर उठ के चले जाते हैं। तो आयुष्मान हो जाएगा तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और तो आप केजरीवाल जी से डिमांड करेंगी या फिर जो नई सरकार बनेगी उससे डिमांड करेंगे कि आयुष्मान इस बार लागू किया जाए? उधर कैमरे में देख के एक बार डिमांड करिए। देखिए, केजरीवाल से डिमांड करना हमारी बेवकूफ़ी है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से जो काम करते हैं वो अपनी मन मर्जी से करते हैं। पब्लिक की उन्हें कोई चिंता नहीं है कि पब्लिक जी रही है या मर रही है। जो सुख चाहिए उनको, उन्होंने अपना शीशमहल बना लिया, उनको पूरा सुख प्राप्त है। पर बाहर निकल के ये नहीं देखते कि हमारी जनता जो है वो क्या चाहती है, क्या कर रही है। केवल नाम के लिए उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं आपके प्रदेश के और आप कह रहे हैं वो कुछ सुनते ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं सुनता। आप देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक में जाइए आप, वहाँ पे कहेंगे दवाई नहीं है, डॉक्टर दे, अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, ना देखेंगे ना कुछ है, अरे इनको दवाई दे देना। वो वहाँ से बोलेगा दवाई, ये मेडिसिन है ही नहीं हमारे पास, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? सीनियर सिटीजन कहीं जा सकते हैं इतनी दूर? उनके लिए एक अलग से यूनिट बनना चाहिए कि केवल जैसे एम्स बना है पर वहाँ पर भी बड़ा रश होता है, मोहल्ला क्लिनिक में केवल सीनियर सिटीजन का एक अलग से यूनिट हो, वहाँ पर पूरी मेडिसिन मिले, उनकी पूरी केयर हो। और हर टाइम में नहीं, ये नहीं कि 2 बजे बाद हम नहीं देखते हो गया था, यानी 24 आवर्स सीनियर सिटीजन की वहाँ पर एक यूनिट होना चाहिए। और कोई डिमांड? हाँ, और भी डिमांड है। जो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको टैक्स फ्री होना चाहिए। जब टैक्स फ्री करेंगे तो गवर्नमेंट की अपने आप वाहवाही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मोर देन 60 लाख 70 लाख टैक्स पेयर है और पेंशनर है। एटलीस्ट पेंशनर का तो टैक्स फ्री करें, उनको नहीं करें तो बताइए वो घर का खर्च कैसे चलाएंगे? अपनी पेंशन में कैसे? लिमिटेड पेंशन मिलती है और जो पेंशन में डीए बढ़ता है वो भी 6 महीने बाद मिलता है, तो बजट तो पहले बन जाता है घर का, तो वो बजट की पूर्ति कहाँ से होगी? तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन को टैक्स फ्री करना चाहिए, उनके लिए मेडिसिन के लिए अलग से यूनिट होना चाहिए, और जो भी सुविधाएं सीनियर सिटीजन को मिलनी चाहिए। आपने बस लेडीज़ के लिए फ्री की हुई है, भाई सीनियर सिटीजन को फ्री करिए ना। हम देखते तो हैं इनकी डिमांड है कि बुजुर्गों के लिए अलग से मेडिकल की व्यवस्था हो और पेंशनर्स को खास तौर पे उनके लिए टैक्स का बोझ उन पर से कम किया जाए। जी आपका शुभ नाम? निशा अग्रवाल। मैडम, आप दिल्ली में चुनाव का क्या माहौल देख रही हैं? माहौल तो सभी पार्टीज अपना अपना का माहौल है, आपका भी बीजेपी का भी, जो भी आते हैं। लेकिन हम तो यही चाहते हैं, जैसे केजरीवाल जी ने बस फ्री करी हुई है, उसमें एक लेडी के साथ 4 फ्रेंड्स, चाहे उसमें हम भी क्यों ना हो, शॉपिंग करने एक जाती हैं लेकिन उसके साथ 4-5 फ्री जाती है। उससे क्या होता है, जो जेंट्स सीनियर सिटीज़न होते हैं वो खड़े जाते हैं, उसमें मेरे हस्बैंड भी हैं और भी यहाँ सब लोग हैं, उनको इतनी तकलीफ़ होती है बस में। हम यही चाहेंगे कि बस के लिए फ्री सेवा ना हो, क्योंकि उसमें जेंट्स लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि उनको, लेडीज़ बैठी हुई हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए। सीनियर सिटीजन्स को होना चाहिए उसमें, चाहे जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों। तो आपकी डिमांड है कि बसों में महिलाओं को जो फ्री सीट दी जा रही है वो ख़त्म किया जाए। हाँ, उसमें जेंट्स लोगों को भी तो फ़ायदा होता है कि सीनियर सिटीजन्स, बहुत से लोग खड़े रहते हैं बेचारे लेडीज़ के लिए। हम लोग बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, क्योंकि जेंट्स हमें बोलेंगे नहीं, उसमें चाहे वो कितनी भी एज के होते हैं, हम अपनी इच्छा से उनको जगह दे देंगे कि कोई बात नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ जाइए। लेकिन क्या होता है कि ये शॉपिंग कर लिए जा रहे हैं, हम लोग सब फ्रेंड्स इकट्ठे होकर जा रहे हैं, उनको तो फ्री मिल गई है, टिकट्स नहीं है, चलो भी बस में जाएं, हम ऑटो करने की हमें क्या ज़रूरत है या कैब करने की हमें क्या ज़रूरत है। उससे क्या होता है, बस में सुबह से लेके
रात तक इतना रश रहता है कि बता नहीं सकते हम, चाहे उसमें हमारे बच्चे हैं, जो हस्बैंड है या और जो भी है, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जो नई सरकार होगी उससे आपकी डिमांड ये होगी कि बस में से महिलाओं की फ्री सर्विस खत्म की जाए, और बाकी और इसके अलावा और इसमें यह है कि जो केजरीवाल जी ने जैसे भी जितनी भी है छोटे लोग, या तो फैसिलिटीज़ मिलती है छोटे तबकों को लोगों को, या फिर बड़े जो रिच लोग होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे डेमोक्रेसी में लेकिन जो छोटा हम- बड़ा नहीं होता है नहीं, मैडम, नहीं, मतलब मैं कि आप बता है रही हूँ, गरीब मैं तबका बता अमीर रही हूँ। तबका, अमीर छोटा बड़ा तबका शब्द अच्छा उचित कुछ सवाल उचित नहीं है। लेकिन जो बीच के मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हर प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है उनको, तो वो चीज़ को कौन देगा फैसिलिटी, किसको मिलेगी वो फैसिलिटी? तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी इच्छा यही है, मोदी जी हैं, मोदी जी रहें। दिल्ली में तो मोदी जी ने किसी को चुना ही नहीं है, तो दिल्ली में आप किसको उम्मीद करती हैं? हम तो मोदी जी को ही चाहते हैं। तो मोदी जी सेंटर छोड़ के दिल्ली आ जाएं? नहीं, मतलब मोदी जी की सरकार आए, मोदी जी की पार्टी आए। अच्छा, मोदी जी की पार्टी मान ली दिल्ली में आ जाती है तो किसको सीएम देखना चाहेंगी आप? ये नहीं मैं डिस्क्लोज कर सकती। अच्छा, मतलब आपको पता है लेकिन आप बताएंगे नहीं। वो नहीं मैं डिस्क्लोज करना चाहती। डिस्क्लोज मतलब आप जानती हैं इस बात को? नहीं, जो भी है वो अपने मन की बात है। आगे बढ़ते हैं, आपका शुभ नाम? प्रोमिला गरियाली। मैम, आप काफ़ी सालों से यहाँ निवास करती हैं, हाँ जी, कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को 15 साल हो गए हैं। तो 15 वर्षों में आपने दिल्ली में क्या क्या बदलाव देखा? दिल्ली में तो मैं पैदा भी दिल्ली में ही हुई हूँ, मतलब इस सोसाइटी तो आपने शीला दीक्षित का एरा देखा होगा, भाजपा का एरा देखा होगा, केजरीवाल का एरा देखा आपने, तो आपको तीनों में क्या क्या फर्क दिखाई दिया? अपनी अनुभवी आंखों से बताइए, अपने अनुभवी जुबान से बताइए। देखिए, पार्टीज जो हैं जब वो आती हैं, जैसे शीला दीक्षित का भी आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि उसने काफ़ी बदलाव लाए दिल्ली में। उससे पहले जब हम सड़कों पे चलते थे, वृक्ष नहीं होते थे, बहुत गर्मी होती थी, तो उन्होंने हरा भरा किया दिल्ली में, इसमें कोई डाउट नहीं है। शीला दीक्षित में मे बी कॉमनवेल्थ के टाइम बहुत प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें लाई, अमेंड करने की कोशिश की केजरीवाल ने, ऐसी बात नहीं है। उस वक़्त उसने कहा कि अगर तुम्हारे साथ करप्शन हो रहा है ऑनलाइन वगैरह, करप्शन हटाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। सड़कों की हालत सुधारी है हमारे सामने, उसने ये जो सड़क बना दी है, नई बनाई है बिल्कुल। वो लोग फिर भी कूड़ा करकट डालते हैं, पेट्स गंदा करते हैं, लेकिन उसने ये चीज़ एक बहुत अच्छी बनाई है। मतलब उसने बाहर से कॉन्सेप्ट को कॉपी करके सड़कों के दोनों तरफ वो जो प्लांट्स की जगह बनाई है, जिससे कि वाटर लॉगिंग इस सड़क पर नहीं होती अब है। वो एक ड्रेनेज भी है और ग्रीन भी लग रही है, और साथ में पेमेंट बना दी है। लोगों को साफ़ सुथरा रखना है, वो रखते नहीं है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाहर कई सड़कों पे है वाटर लॉगिंग की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। रेंज में कोई जगह नई नई कंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे हो गई है। केजरीवाल का जो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है, वो लाचार हो गया है किसी भी बात पे। अब उसको जेल हो गई, वो लाचार है, वो आ गया वापस, वो कुछ कर नहीं सकता, वो लाचार है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार का जो लीडर है वो लाचार नहीं होना चाहिए। आपको केजरीवाल लाचार कैसे लगते हैं? वो जो चाहते हैं वो करते हैं। शीश महल उन्होंने बना लिया, अपना शराब पॉलिसी ले आए, वो तो भी लाचार कैसे हो? जो चाहते हैं वो तो होता ही है उनका। जिसको चाहे सीएम बनाते हैं, जिसको चाहते हैं हटा देते हैं। नहीं, पिछले कुछ सालों से, मतलब ये लास्ट के जो 5 साल हैं, इसमें डेवलपमेंट के नाम पे वो लाचार दिखे। कहीं भी डेवलपमेंट या कुछ करना हो तो वो, अब जैसे मैं अभी उन्होंने बात की थी, आपने पूछा था बीजेपी और इसमें क्या फ़र्क है, तो बीजेपी ने जहाँ जहाँ थी गवर्नमेंट, जैसे वाराणसी को रिवर्स को साफ कर दिया। गंगा की प्रॉब्लम इतने सालों से चल रही थी, गंगा की सफाई बीजेपी के टाइम हो गई, वाराणसी एक अच्छा सुंदर शहर बन गया। तो अगर बीजेपी ऐसा कर सकती है, दिल्ली को भी, यमुना को क्लीन कर सकती है, और एक ऐसा सुंदर शहर जिसमें पोल्यूशन कम हो, रिवर्स साफ हो, तो आई विल गो फॉर बीजेपी। तो देखिए, हम लोग पोल्यूशन की बात करें, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज से देखिए 10-15 साल पहले, चूँकि आप दिल्ली के ब्रिंगिंग आपकी, पोल्यूशन की हालत क्या थी? पहले क्या इतना ही धुआं, इतना ही कोहरा ऐसी होता था जो कि अब होने लगा है? देखिए, दिल्ली में बीच में बहुत पोल्यूशन हो गया था जब ये फटफटियाँ चलती थी। व्हाइट लाइन बसें चलती थी। हाँ, और वो 4 सीटर्स वो दरियागंज के वो पूरे एक नॉट प्लेस जाते थे, धुआं दिखता था लिटरली सड़कों पे। जब से सीएनजी कन्वर्ट हुआ था, सीएनजी के बाद वो धुआं कम हो गया, वो जो मेन जो स्मोक और वो लेड वगैरह था वो कम हो गया, लेकिन व्हीकल इतने बढ़ गए। हालांकि ये जो मेट्रोज आ गई, इससे फ़र्क पड़ गया, अदरवाइज हम सड़कों पे खड़े रह जाते थे, हमें कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए घर जाना मुश्किल हो जाता था। देखिए, तो फिर आपने बताया कि पहले धुआं ज़्यादा था, सीएनजी आई, धुआं कम हुआ।
अब भविष्य में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, प्रदूषण कैसे कम किया है? क्योंकि प्रदूषण जो है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पोल्यूशन कम करने के लिए सबसे पहले तो एनकरेज करना है लोगों को कि वो मेट्रोज यूज़ करें, क्योंकि ये जो गाड़ियों, ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है पोल्यूशन वेहिकुलर पोल्यूशन ही है, गाड़ियों की वजह से ही पोल्यूशन है। तो इतनी सारी गाड़ियाँ कैसे कम होंगी रोड पे, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे हम नंबर ऑफ व्हीकल जो रोड्स पे हैं उनको कम कर सकें। अभी भी लोग ये समझते नहीं है, एक एक गाड़ी में एक एक आदमी बैठा होता है और वो गाड़ी लेके चल रहा होता है। बहुत बार आप देखो मोस्टली गाड़ी में एक या दो लोग बैठे होते हैं, सबको बड़ी गाड़ियाँ चाहिए पर बैठे उसमें एक या दो जने होते हैं गाड़ी, क्योंकि सड़कों पे शायद अब मैं अगर वॉक भी करना चाहूँ, चलना भी चाहूँ, सड़क उस लायक ही नहीं है कि मैं चल पाऊँ उस पर, है ना। साइकिल चलाना चाहूँ, साइकिल चलाने के लायक सड़कें ही नहीं है। तो लोकतंत्र में जनता की आवाज़ इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनता जो आइडियाज़ देती है वो शायद नेता उसको समझते नहीं हैं या फिर उस पर जल्दी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बारीकी से लोग देखते हैं उसको, उनको समझ में आता है ये क्या बदलाव चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? रंजना सक्सेना। आप दिल्ली में कब से निवास कर रही हैं? पिछले 60 साल से। तो आपको दिल्ली में क्या इस बार चुनावी माहौल क्या दिख रहा है? बीजेपी आएगी। दिल्ली में भाजपा आएगी? अच्छा, 70 सीटें हैं, कितनी सीटें भाजपा को आएंगी आपके हिसाब से? 40 से ऊपर आनी चाहिए, 40 से ऊपर आनी चाहिए। मतलब पूर्ण बहुमत सरकार बता रही है भाजपा की? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 10 साल से जो केजरीवाल जमे हुए हैं वो इस बार क्या नहीं रहेंगे? वो भी बीजेपी की चाहत की वजह से थे, अदरवाइज तो पहले ही हट सकते थे वो। अच्छा, बहुत दिलचस्प बात बताई आपने कि भाजपा चाहती थी केजरीवाल बने रहें, ये सच है? क्योंकि कांग्रेस को भारत चाहिए ना, उसके लिए राजनीति तो इसी तरीके से चलती है भैया। अच्छा, इस बार वही फॉर्मूला क्यों नहीं लागू होता है? फिर इस बार भाजपा क्यों नहीं चाहिए केजरीवाल बने रहें? इस बार देखिए आप कौन आता है। नहीं, आपने कहा कि भाजपा आनी चाहिए, फिर आप कह रही आनी चाहिए, आएगी, मैंने बोला आनी नहीं भाजपा चाहिए। आएगी, और पिछली बार आपने कहा कि भाजपा की वजह से केजरीवाल 10 साल से बने हुए वजह हैं। नहीं, उनकी चाहत से। चाहत ही, मतलब चाहत तो इच्छा ना। हाँ, उन्होंने चाहा, तो इस बार क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि वो खुद आना चाहते हैं। जब मैं खुद चाहूंगी कि मुझे कुछ करना है तो मैं आगे बढ़ूंगी ना, जब मैं चाहूंगी कि मुझे नहीं बढ़ना तो मैं लेट इट बी एनीबडी। तो मैडम का ये कहना है कि भाजपा ने केजरीवाल के जरिए कांग्रेस को पहले साफ कराया दिल्ली में और अब वो खुद आएगी। यही रियलिटी है। मतलब आप यही कहना चाहती हैं? आपको राजनीति बहुत अच्छी समझ है, लेकिन आप क्या पॉलिटिशियन है क्या? पॉलिटिशियन नहीं है, मोदी के भक्त हैं। अच्छा, मोदी के सपोर्टर। ठीक मोदी ठीक है ठीक। तो मुमकिन है। मोदी ने चाहा है कि दिल्ली में भाई बीजेपी आएगी तो आएगी। मोदी ने चाहा था केजरीवाल दिल्ली में बने, दिल्ली में केजरीवाल बने रहे, अब मोदी चाहेंगे केजरीवाल हट जाए तो हट जाएंगे। चाहेंगे नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मैंने बोला वो चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल सकता ना, ये बात आप बोल रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। चेंज कर रहे हो। मुझे ये बात पता ही नहीं है कि वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ये तो आप कह रही हैं। आप मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं बता रही हूँ वो चाह रहे हैं कि वो खुद आए या उनकी सरकार आए तो वो आएगी। जो ठीक। वो चाहते हैं वो होगा। जो मोदी चाहेंगे वही होगा Yes. इस देश में। इस जो- बार मोदी ने चाहा था कि इस बार सीट 240 आए उनकी, नहीं, ये नहीं चाहा था, ये फिर कैसे हो गया ये? 240 नहीं, उन्होंने स्ट्रेटेजी तो ठीक लगाई थी। धोखा देने वाले तो हर जगह हैं। मोदी ने कहा था कि इस बार 400 पार तो हुआ नहीं। बोल तो रही हूँ, धोखा देने वाले बहुत जगह है ना। वही धोखा दिल्ली में हो गया तो? नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा। अब स्ट्रेटेजी उनको समझ में आ गई है ना कि कहाँ किसको पटकना है, वो पटकेंगे। जी, मैडम राजनीति भी जानती हैं, शायद भविष्य भी जानती हैं, हम आगे भी जानेंगे उनसे भविष्य में क्या होने वाला है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? रश्मि अग्रवाल। जी मैडम, दिल्ली में क्या चुनाव का माहौल देख रही हैं आप? भाई साहब, पार्टी कोई भी आए, हम लेडीज रसोई चलाते हैं। आज हम 200 रुपए किलो की दाल खा रहे हैं, वही जगह गरीबों को फ्री दिया जा रहा है। उनसे अगर आप काम के लिए कह दो, उन्हें पता है मैं रोटी दाल तो फ्री मिल ही रही है, काम करने की मुझे क्या ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी मेहनत कर लेते हैं वो। देखिए, अभी इतने लोगों के साथ घूमने के बाद अभी ये असली मुद्दे पर हम लोग आए हैं कि महंगाई का जो मुद्दा है। हमारी रसोई की थाली इतनी महंगी हो गई है, जरा सी भी दाल बच्चे फेंकते हैं, हम उन पे चिल्ला पड़ते हैं। 200 रुपए की किलो की दाल है, बेटा क्यों फेंक रहे हो? फेंकना अन्य गलत बात है, लेकिन 200 रुपए किलो की दाल हम खा रहे हैं। आप देखिए हमारी रसोई की थाली कितनी महंगी, 50 रुपए किलो का आटा है, तो हम कैसे रसोई चलाएंगे? रही बस की बात, ठीक है फ्री कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेडीज़ उनको वोट भी दे रही हैं। वैसे लेडीज़ कहती है हमें ये सुविधा चाहिए, ये चाहिए, अगर फ्री दे रहे तो भी परेशानी है। तो दोनों तरफ तो आप दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं ले सकते ना। देखिए, फूड इन्फ्लेशन जो है, खाद्य पदार्थों की महंगाई है, पूरे देश पर असर डालती है। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। तो आप किचन जो हाउस होल्ड्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बहुत महंगी हो गई लगती हैं पिछले कुछ दिनों में? भाई साहब, मेन दालें और आटा, जो हमारी बेसिक रोटी है वो सारी महंगी है।
सब्जी सस्ती होती क्योंकि वो सीजनल है, दालें भी सीजनल है लेकिन वो स्टोर कर ली जाती है। आलू का रेट इस बार 45-50 हो गया था, जो कि 10 रुपये किलो होता था। टमाटर 200 रुपए किलो तक बिके, तो आदमी कैसे अपने बच्चों को कुछ खिलाएगा। दूध देखिए कितना दिन पे दिन हर बार 2 रुपए 3 रुपए महंगा हो जाता है। अब हम किसी को चाय के लिए भी पूछने में 10 बार सोचते हैं। तो जरा मोदी जी को बोलिए कि महंगाई कम करें। नहीं, मोदी जी अकेले कुछ थोड़ी, हम लोग को भी साथ में सहयोग करना पड़ेगा। हम केवल सरकार से उम्मीद करें ऐसा नहीं है। नहीं, महंगाई कम करना तो सरकारी नीति पर निर्भर करता है। आप कुछ भी कर ले, महंगाई कम नहीं होगी। थोड़ा सा उन्हें जो ये फ्री का जो बांट रहे हैं ना, तो ठीक है, कोरोना के टाइम आपने गरीबों को दिया, बहुत अच्छी बात है। कोरोना को आज गए इतना टाइम हो गया, अब ये गरीबों को क्यों आप फ्री दे रहे हैं? वो इतने निकम्मे होते जा रहे हैं कि उनको पता है रोटी दाल तो मुझे फ्री में मिल ही रहा है, वो काम करना ही नहीं चाहते। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि फ्री बीज की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है? नहीं, फ्री उसकी वजह से नहीं, महंगाई तो ओवरऑल बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं अब कहीं दान देती हूँ है तो थोड़ा सा अपने घर का हाथ सिकोड़ती हूँ कि नहीं सिकोड़ती? ऐसे ही उनके लिए अगर वो फ्री का बांटेंगे तो उनको बजट अपना थोड़ा सा बढ़ाना, महंगा करना पड़ता है, वो हमारे ऊपर असर आता है। अब मेरा बेटा बिजनेस करता है, वो जीएसटी एक बार दे दी, लेकिन हमें पग पग पे हर समय टैक्स देना पड़ता है। आप टैक्स एक बार काट लो, लेकिन बार बार आप क्यों हर चीज पे टैक्स मांगते हो उनसे? अब फिर ज्यादा होता है तो फिर आदमी चोरी करने लगता है, जीएसटी की टैक्स की चोरी करने लगता है, तो चोरी करने पे मजबूर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। आपका शुभ नाम? नीरू सिंगल है। दिल्ली में इस बार चुनाव का क्या माहौल देख रहे हैं आप? ऐसा है, माहौल का तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी अपना तो ये है कि केजरीवाल तो हमें समझ आया नहीं, क्योंकि जितना एजुकेटेड वो है उसने उस हिसाब से दिमाग लगा के काम तो किया नहीं। उसने अपना जो भी है पैसे का लूट करी है, जो भी करी है, जो सुनने में आता है टीवी के चैनल से। बाकी तो हमें बीजेपी ठीक लगती है, अभी उसको आजमाएंगे फिर पता लगेगा, इसलिए चेंज चाहिए। अच्छा, केजरीवाल में तो आपने बता दिया क्या बुरा है, बीजेपी में अच्छा ऐसा क्या है? नहीं, अच्छा नहीं है, लेकिन आप ऐसा है ना, चेंज करेंगे तभी पता लगेगा ना, कंपैरिजन करने के बाद ही पता लगता है ना। चेंज का मतलब है कि 3 पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो चेंज का मतलब तो कांग्रेस भी होती है ना? कांग्रेस का तो ऐसा है, जो राहुल गांधी अपने देश को बदनाम करता है इंडिया से बाहर जाके, उसको क्या समझें? उसको हाथ में दे दें, अपनी सत्ता दे दें, वो क्या करेगा यहाँ पर, और गुंडागर्दी बढ़ेगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो अपना तो बीजेपी के साथ है। बाकी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मधुबाला दुग्गल। तो मधुबाला जी, इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए? देखो, ये वोट तो सीक्रेट रहेगा सबका, किसी को बताना नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप वोट किसको देंगी, मैं ये बोला कि सरकार बननी किसकी चाहिए। हाँ जी, मैंने ये नहीं पूछा कि आप वोट किसको देंगी, मैंने पूछा वोट सरकार किसकी बननी चाहिए। वैसे तो मोदी जी का ही शोर आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने 10 साल से तो दिल्ली में कुछ करा नहीं। वैसे वो अमीरों को तो उन्होंने बहुत अमीर बनाया, गरीबों को भी उठा दिया, रहेगी मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए तो कुछ करा नहीं। इसलिए हमारा तो अभी मन डावाडोल ही है। सरस्वती कुंज वालों की चले तो मोदी जी को प्रधानमंत्री से हटा के दिल्ली का सीएम बना देंगे। मैं बार लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि यहाँ हर कोई चाहता है कि मोदी जी को सत्ता मिले, मोदी को सत्ता मिले। अब मोदी जी को पीएम पद छोड़ना पड़ेगा लगता है। जी आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल जी हैं, ये इन्होंने लेडीज के लिए, गरीबों के लिए बहुत करा है, तो सारे वोट तो उन्हीं को ही जाएंगे, गरीबों के, चाहे कुछ भी हो। पर उनकी भी उम्मीद है जीतने की, और मोदी जी की भी है। दोनों में से अब वो रिजल्ट ही बताएगा। बाकी ये है कि महंगाई का है, महंगाई का दौर तो अब बढ़ेगा ही, जो भी है खाना ही है, रोटी तो दाल रोटी तो खानी है। महंगाई का दौर बढ़ेगा, ये आप बहुत खतरनाक प्रेडिक्शन कर रही हैं, क्या आधार है इसका? नहीं तो कम तो होगा नहीं, चाहे कुछ भी कोई भी बन जाए, कम नहीं हो सकता। महंगाई तो बढ़ेगी, बाकी उसके लिए बोलना बेवकूफ़ी है। और जो दाल रोटी खा रहे हैं, हम पेंशनर हैं, पेंशन चाहे 100 चाहे 200 हो गए थे टमाटर तब भी खाए। ये कि 5 डाल रहे थे तो 2 डाले। बाकी ये है कि और जो भी आए अच्छा काम करे। हमें ना केजरीवाल से कुछ दुख है, ना मोदी जी से, ना कांग्रेस से। कांग्रेस ने सबकी पेंशन बनाई, ये भी करा है, कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम करा। जो अब पेंशन हम खा रहे हैं तो हम किसी के मुताज नहीं हैं, हमें अच्छी पेंशन घर बैठे मिलती है, बैंक से हैं हम। तो बाकी ये है कि अब मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ये क्या मतलब हुआ भाई? जो आगे जनरेशन आ रही है उनकी पेंशन तो नहीं है। जी आपका शुभ नाम? भावना। भावना जी, आप दिल्ली में किसकी सरकार बनते हुए देख रही हैं इस बार? देखिए, जितने भी हमने अभी तक देखा है, बहुत इलेक्शंस देखे हैं, जब से वोट डालना शुरू किया है,
लेकिन दिल्ली में मैं 20-21 साल से हूँ, तो यहाँ मैं देख रही हूँ 10 साल से ये जो केजरीवाल की सरकार है, तो इन्होंने क्या, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग रेवड़ियाँ बांटने आते हैं सिर्फ इलेक्शन से पहले, उसके बाद शायद सब कुछ भूल जाते हैं जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। तो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, ये सब इलेक्शन से पहले आएंगे, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें, गिफ्ट्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ऐसे करके कई सारी वो स्कीम्स निकाल देते हैं कि अभी देख ही लीजिए, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 रुपये दे रहा है, कोई पैन कार्ड बनवा देगा, कोई गरीबों को यही सब लालच देते हैं। और होता क्या है कि अब उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद देखिए कूड़े का पहाड़ वहीं का वहीं है, लोगों से ज़्यादा तो वहाँ चीलें दिखाई देती हैं, और यमुना में देख लीजिए झाग ही झाग है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो देश का डेवलपमेंट करे, आपके स्टेट का डेवलपमेंट करे, उसको वोट देना चाहिए लोगों को। अब पढ़े लिखे भी सिर्फ इसीलिए वोट डालने अब नहीं निकलते हैं कि वो सोचते हैं कि सारी सरकारें एक जैसी हैं, तो कई लोग जाते ही नहीं हैं कि वोट डालने। ये तो गलत बात है, वोट सबको डालना चाहिए मैं तो कहूँगी। और मेनली दिल्ली इज़ द कैपिटल, तो इसलिए दिल्ली में मेनली सेंट्रल का ही जो गवर्नमेंट आए वो दिल्ली में भी उसका हो। जिसको पीएम बोलते हैं डबल इंजन सरकार, वो चाहते हैं आप? हाँ जी, इसको पीएम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, विकास करनी है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो आपको डबल इंजन चाहिए? 100% वही होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल है, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है लोगों ने। बिल्कुल कोई भी सिर्फ आते हैं, बिल्कुल कितना पीछे कर दिया है हम लोग को। देखिए योगी सरकार ने यूपी में कितना बढ़िया सब डेवलपमेंट किया है, हर चीज़ जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर कोई भी सरकार आए, अगर आप कह रहे हैं, आप डेवलपमेंट दे रहे हैं स्टेट को, और हमारे मोदी जी को देख लीजिए, उन्होंने क्यों मोदी जी कहते हैं लोग, इसलिए क्योंकि उनके आने के बाद ही हमें कई हमारे बच्चे हिस्ट्री में कई चीज़ें जो हमें आज तक नहीं पता चली थी वो हमें पता चली हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि दबा दी गई थी, वो आजकल ये मीडिया के थ्रू सीरीज बन रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं, उसके द्वारा हमें वो। Are you talking about कश्मीर फाइल्स एंड साबरमती फाइल्स? हाँ, ऑब्वियसली वही सब मूवीज हैं जो हम लोग ने कभी शायद हिस्ट्री में पढ़ा भी नहीं। हमारे बच्चे इतिहास तो मुगल्स का ही पढ़ते हैं कि मुगल डायनेस्टी थी, फलाना डायनेस्टी थी, हमने कभी आज अपना इतिहास तो बच्चों को। अच्छा मैडम, देखिए आप बहुत बेहतरीन बातें कर रही हैं। सरस्वती नदी के बारे में सुना है आपने? सरस्वती नदी जिसके बारे में कहा गया था कि वो विलुप्त हो गई है, वो उसकी धारा मिल रही है, उसके बारे में जानती हैं आप? हाँ थोड़ा बहुत। अब देखिए ये इसके बारे में गायब कह दिया गया था कि सरस्वती नदी गायब हो गई है ही नहीं, लेकिन वो मिलने लगी है। इस पे कुछ करना चाहेंगे आप? एक्चुअली मुझे भी इतने नॉलेज नहीं है नदियों के बारे में भी, और नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक सिंबल है। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो गुम हो गई थी, वो अब दिख रही है। बिकॉज एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चीज़ें ऐसे खराब हो रही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा कोशिश करेंगे, जैसे हमारी नदियाँ हैं, गंगा नदी है, उसका क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे यमुना का रखा जाए, हमारी सारी नदियों का, हमारे नेचर का ध्यान रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली जो सरकार करेगी ये सारे काम डेवलपमेंट करेगी उसमें। राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद एक हिंदू हूँ। आगे बढ़ते हैं जी, आपका शुभ नाम? हेलो, हाँ जी, सुधा शर्मा। सुधा जी, आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसको मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का? मैं तो यही कहूँगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। दिल्ली का विकास होना चाहिए, दिल्ली बहुत पीछे हो गया है, तो आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली विकास चाहिए हमें, और हमें कोई फ्री योजनाएं नहीं चाहिए। अच्छा, विकास में क्या क्या डिमांड है आपकी, क्या क्या चाहिए आपको? डिमांड है, देखो, एक तो जो पैदल चलने वाले हैं ना, जो जितने फुटपाथ है, ये जो रेहड़ी जो सब रोके हुए हैं, ये खाली होने चाहिए। जो अतिक्रमण है ना, वो ठीक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कचरा जगह जगह, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना, वो ये बेसिक चीज़ें ये तो ज़रूर होनी चाहिए। सफाई आपका वाकई, हाँ, सफाई वगैरह दिल्ली साफ़ सुथरी चाहिए हमें। और हमारे इधर इस एरिया में तो बहुत ही मतलब रोड वोड एक बनता है। महिलाओं के लिए एक चीज़ होती है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि यूपी में पहले बड़ी खराब थी, जब वहाँ अच्छी हो गई है। इन दिल्ली में समस्याएं, जो क्राइम का फ्लोरेंस बढ़ गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो होना ही चाहिए। दिल्ली में ये भी समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, ये सब ठीक होना चाहिए सब। तो दिल्ली में यही है, हम कहेंगे मोदी जी जो देश के लिए विकास कर रहे हैं, वो विकास अब सेंटर ये स्टेट में भी, हमारे दिल्ली में भी होना चाहिए विकास। दिल्ली बहुत पीछे हो रहा है, और यही चाहिए, फ्री योजनाएं नहीं चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? रीना चौहान। रीना जी, क्या माहौल देख रही हैं दिल्ली में चुनाव का? अभी तो जैसा देखने में आ रहा कि बीजेपी जीतने का चांस है, और सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम सेइंग उदय इंडिया थैंक्स, जिन्होंने हम साधारण जनता की समस्याओं को उजागर किया और हमारे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और हम युवा पीढ़ी आने वाली, अभी तो हम युवा हैं, हमारे जो हमसे छोटे हैं वो भी आगे जाएंगे। उनकी अगर अभी से हमारी सरकार समस्याओं का समाधान नहीं करेगी तो आने वाली जो हमारी आगे की पीढ़ी उन्हें भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारी सरकार इन समस्याओं को दूर करे। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। भारत का विकास तो तभी संभव है ना जब हमारे घर से, समाज से विकास होता जाएगा तो हमारा भारत का भी विकास हो। तो हम अपनी सरकार से चाहेंगे कि हमारी जो सोसाइटीज़ है उसके प्रोग्रेस के लिए प्रयास करें। वो हम जनता की समस्याओं को समाधान दें। जैसे हमारी सोसाइटी में सड़क की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सोसाइटी से रिलेटेड बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो गिर चुके हैं यहाँ। तो हम चाहेंगे जो हमारी दिल्ली सरकार में जो भी सरकार आए वो इन छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दे। और अगर वो इन समस्याओं पर ध्यान देते तो एब्सोल्युटली हम लोग उन्हीं को ही वोट देना चाहेंगे जो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो हम आने वाली सरकार से हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान करें वो। और युवा पीढ़ी के लिए आजकल जॉब की इतनी समस्याएं हैं, इतना कंपटीशन हो गया है, तो उसके लिए भी हम बच्चे हमारे अपने भारत को छोड़कर बाहर के कंट्रीज़ में जा रहे हैं जॉब के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे भारत का इतना विकास हो कि हमारे भारतवासी हमारे भारत तक भी रहें। युवाओं को रोजगार देश में मिले, ये आपकी डिमांड है। ये मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? रुचि चतुर्वेदी। मैडम, दिल्ली में क्या माहौल देख रही हैं आप इस बार? जैसा पिछले साल देख रही थी वैसे इस साल देख रही हूँ। जो पिछली साल माहौल था आम जनता पार्टी का, वही पिछले साल या पिछले 5 साल पहले? 5 साल के, मैं तो पिछली साल की भी बात कर रही हूँ। 5 साल से ही चलता चला आ रहा है वही माहौल। अब है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो चल रहा है वही चलेगा। तो केजरीवाल की सत्ता वापस लौटेगी? मुझे तो यही लग रहा है कि वही होगा। आप क्योंकि वो फायदा जिसको दे रहे हैं वो उन्हीं को वोट देंगे। जनता ये देखती है कि हमारा फायदा कहाँ हो रहा है। देश का फायदा तो इंसान बाद में देखता है, पहले इंसान ये देखता है कि हम कंफर्टेबल कहाँ पर हैं। हम जहाँ कंफर्टेबल है, हमारी फैमिली जहाँ कंफर्टेबल है, तो वो लोग मानसिक तौर पे शांत होते हैं। तो वो इसलिए देश का तो बात की बात में आती है बात। तो मुझे तो वही आम जनता पार्टी नजर आती है। यानी कि आपका कहना ये है कि इस बार केजरीवाल फिर से झुग्गी झोपड़ी वोट के जरिए जीत सकते हैं? कंफर्म, देख लीजिएगा। मोहर लगा देती हूँ मैं। चाहे मैं वोट दूं चाहे ना दूं, क्योंकि मैं खुद बीजेपी की साइड हूँ, लेकिन होगा वही। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। गवर्नमेंट वाली आनी चाहिए सरकार जो लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचती है कि अगर आप सब लोगों ने मिल के वोट किया तो शायद बदलाव आ जाए? तो हम अगर अपना वोट दे भी दें, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं कि आसपास के लोग भी उन्हीं को वोट दें जिनको हम चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। जहाँ इंसान अपना नहीं, आप जिसको वोट देना चाहती है उसको वोट कम से कम दे। तो बहुत सारे देखिए वोट परसेंट कम होते जा रहा है, ये एक इश्यू, गंभीर मामला है। वोट हम देंगे, हम हमेशा बीजेपी को ही वोट देते हैं, चाहे बीजेपी जीते चाहे ना जीते। मैं तो हमेशा उसी के फेवर में रहती हूँ। तो बस जो है वो सामने है। बस सरकार साफ सफाई का, रोजगार का, यही सब ध्यान रखे और कुछ नहीं। किसी की भी सरकार आ जाए। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं मिसेस कुसुम चौहान हूँ। ए ब्लॉक 2 फ्लैट नंबर में रहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 76। दिल्ली में कब से हैं आप? दिल्ली में मैं 35 साल से हूँ। तो दिल्ली में आपने बहुत सारी सरकारें बनती बिगड़ते देखी होंगी। हाँ, क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है? हमने तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की सरकार मुझे बहुत पसंद है और सीनियर सिटीजन के लिए भी, और बीजेपी सरकार कुछ कर सकती है तो अवश्य करें। अब क्या उम्मीदें हैं आपकी नई सरकार से? हमारी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मैं इतना सोचती हूँ कि मैं बीजेपी सरकार आएगी तो हम लोग उन्नति का और सीनियर सिटीजन का कुछ ऐसे कार्य करेगी जिससे उनको लाभ मिले। कुछ तो मांगिए मोदी जी से। देखिए कैमरे में सब कुछ दिख रहा है, मोदी जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप कुछ मांगिए तो सही। मोदी जी एक काम करे, सीनियर सिटीजन को बहुत फैसिलिटी दे मेडिकल क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में सीनियर सिटीजन को अच्छा मौका मिले और उनको हेल्प मिले। हेल्थ का जो कार्ड बनने वाला है, आयुष्मान भारत वाला कार्ड बनना है, वो पीएम ने कहा है कि दिल्ली में नहीं बनना, कि केजरीवाल है यहाँ पे। अगर भाजपा की सरकार बनती है दिल्ली में तो वो सबका हेल्थ कार्ड बनवा देंगे। तो उससे आपको सुना है इस बारे में? नहीं, हेल्थ कार्ड तो आयुष्मान कार्ड तो मोदी जी की सरकार में भी बनेगी। हाँ, तो मैं मोदी सरकार से भी चाहती हूँ कि हमारे लिए हेल्थ कार्ड बनवा लें। अच्छा, आपको और कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं अभी तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका यहाँ से भाजपा का एमएलए कैंडिडेट कौन है, पता है आपको? नेगी जी। अच्छा, ठीक है।
तो इस बार अवध ओझा को जानती हैं आप, हाँ अवध ओझा को जानती हूँ, वो आपके हैं। और इस भाजपा से रवि नेगी हैं, हाँ तो आपका वोट किसको जाएगा? नेगी को। व्हाट्स गुड नेम सर? ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश जी, आप दिल्ली क्षेत्र में कब से निवास करते हैं? लगभग 40 साल। आपने सरकारें बदलती बनती हुई देखी होंगी, इस हर बार के चुनाव में क्या फर्क दिख रहा है आपको? हर बार के इलेक्शन से इस बार के इलेक्शन में क्या फर्क दिख रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? सबसे गंदी चीज एक लग रही है इंडिया में, 2 मिनट इस पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन में बोलना चाहता हूँ। इंडिया में 2% टैक्स पेयर है। हमारा चीफ मिनिस्टर जो इंडिया दिल्ली का है, ही इज हिमसेल्फ ए RSS मैन, RS रेवेन्यू सर्विस IRS। Why he is not calculating this thing कि वो ये चीज़ों को क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा है कि हम किसके लिए रेवड़ी बांट रहे हैं। हम कहते हैं हर चीज़ में हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ट्रेन में हम हर चीज़ में रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पॉपुलेशन में तक। अरे आप उस पॉपुलेशन को छोड़िए, उस टैक्स की वो गिनती करिए जो टैक्स पेयर है। 2% टैक्स पेयर इंडिया के अंदर है, 1.4 मिलियन में 2% टैक्स पेयर। नन ऑफ द पॉलिटिशियन इज थिंकिंग ओवर दिस एरिया। कैसे डेवलपमेंट होंगे? आप दूसरी सब्जेक्ट आप बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ाओ। अरे पॉपुलेशन की क्यों सोचते हो? आज हम इंडिया किस स्टेज में है? आप देखिए US और ये सब क्या पॉपुलेशन है, कौन लोग हैं वहाँ पर? इंडियंस, एशियंस, यहाँ के लोग जाके वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे अपने क्वालिफाइड लोगों को काम नहीं मिल रहा, इसलिए इरिटेशन होता है। IRS मैन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रेबड़ी बांटेगा, और वो टैक्स पेयर्स को सोचता ही नहीं कुछ भी। IRS मैन जो सत्ता के पास ले जाए उसको वो कदम उठाएगा, उसमें आप ये मत सोचिए। IRS मैन पहले आरक्षण विरोधी थे, आरक्षण समर्थक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पलटी खाया उन्होंने, तो इसलिए आप उनसे उम्मीद ऐसी मत लगाइए, वो झांसा देने माहिर हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? हमारी डिमांड कुछ नहीं होती। हमने ये सोच के लिया था कि एक क्वालिफाइड मैन IRS से बैठा हुआ है, ये हम लोगों की सोचेगा कि पैसा कैसे सही वे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हर चीज़ में रेवड़ी, हर चीज़ में रिजर्वेशन। आप जानते हैं इस बार दिल्ली का घाटा कितना है? नहीं, इसकी फिगर नहीं है। 2026 करोड़ का घाटा है इस बार का। होगा क्योंकि वो हर चीज़ अपने लिए सोच रहे हैं, वो पब्लिक के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। जो टैक्स पेयर 30% 35% टैक्स दे रहे हैं, 33%, उनका कोई सोच ही नहीं है। अभी से लगभग 10 दिनों पहले CAG कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, उसमें दिल्ली का जो घाटा है वो 2000 करोड़ से ऊपर का बताया गया है। हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता उस चीज़ पे, वो रिपोर्ट पे मैं कमेंट करने का वो नहीं रखता, उस पर मैं हक नहीं रखता। लेकिन हमारी सरकारों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोग खुद अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये जो हम अर्न कर रहे हैं पब्लिक से, ये किसको दे रहे हैं और कौन इसको यूज़ कर रहा है। आपके जितने 2% टैक्स पेयर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे ये लोग पॉलिटिशियन? देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो फ्रीबीज है, जैसे तरीके से पुराने जमाने में वोट खरीदे जाते थे, इस तरीके से फ्रीबीज के वोट खरीदे जा रहे हैं लीगल तरीके से? Exactly. तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम हैंडीकैप हैं। हमारे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो वोट देने निकलते ही नहीं है। क्यों नहीं निकलते? उन्हें पता है कि वोट किसके पड़ने हैं वहाँ पर। पहले क्या होता था, पिछले 20 साल पहले टकाटक रात को वोट पड़ जाते थे सब। अब वो वोट बंद हो गए, क्योंकि उसके हमारे जो चाय वाले PM है, उन्होंने वो कंट्रोल कर दिया थोड़ा सा। रीज़न यही है उसके पीछे, और कोई रीज़न नहीं है। अब थोड़े से लिटरेट लोग आगे आए हैं जो नहीं आते थे पहले क्या होता था, उसको अंगूठा लगाना नहीं आता था। भाई मुझे ये बता कहाँ लिखना, मुझे अंगूठा लगाना। What hell is this? जिसमें तब्दीली आई। आज US हमारे एक दिल्ली के ज़्यादा जरा सी बड़ी पॉपुलेशन होगी। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि वो हर चीज़ को इक्वली डिवाइड करते हैं, रेवड़ी नहीं बांटते। केजरीवाल से ये उम्मीद नहीं थी जो उसने करके दिया। तो केजरीवाल से उम्मीद नहीं थी कि वो फ्रीबीज और इस तरह की पॉलिसीज अपनाएंगे। वो इतने IRS ऑफिसर रहे हैं और वो उम्मीद थी कि वो आर्थिक मैनेजमेंट सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आपका शुभ नाम क्या है? RK गरियाली। आगे साहब, इस बार क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव का आप? सर माहौल तो हर समय एक जैसा ही होता है, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस पॉलिटिक्स, तो मैं अपनी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के कनेक्शन में बात करूंगा कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर, वन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड देन द स्टेट्स। एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन
अथॉरिटीज़, लिमिटेशंस, कंट्रोल। सेंटर पे प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, जो कि एक किस्म के सेरेमोनियल हेड है। ही कैनॉट ऑल्टर द डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी वहाँ पे हाँ वो एक किस्म फिगर हेड ही है। इसी तरह स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, वो भी एक किस्म के सिंबॉलिक हेड होते हैं, पेपर टाइगर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो हेड होते हैं। दे कैन नॉट चेंज और इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ एक इंग्लिश में एक मुहावरा है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट कि सिंस वी हैव अबाउट 28 और 30 स्टेट्स, एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स में नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का राज्य होना चाहिए। दे शुड बी काउंटर चेक ऑन द सेंटर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप जो भी हो, अगर इसकी एब्सोल्यूट पावर है तो देन दे विल गो एब्सोल्युटली इन देयर ओन वे, जो कि गलत है। तो उस सेंस में वैसे मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा कि जो एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट का है। भारत में सनातन धर्म की पृष्ठभूमि है, उसमें ये कहा जाता है कि सत्ता धर्म से चलती है। इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? मैं श्योर आई विल कमेंट ऑन दैट आल्सो। मैं पावर एब्सोल्यूट करप्शन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको थंब रूल मांग नहीं चलना चाहिए हमें। नहीं, आई विल टेल यू व्हाई मान के चलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो वेस्ट में हो चाहे ईस्ट में हो। जहाँ भी ईस्ट में भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका भी एक परसेप्शन, और हर चीज़ में स्पेशल पॉलिटिक्स में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वन इज़ रियलिटी एंड वन इज़ परसेप्शन। रियलिटी अपनी जगह ही है, देन परसेप्शन क्रिएट किया जाता है अबाउट पार्टीज, अबाउट द पर्सन्स। तो उसमें एब्सोल्यूट पावर तो नहीं होनी चाहिए, वो चेंज होना ही चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए, उससे आप सहमत नहीं है? हर स्टेट में नहीं होना चाहिए ना। मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट कि यूपी में है तो खराब है। मैं कह रहा हूँ आधी से ज़्यादा स्टेट में एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सो दैट देयर इज, जैसे बंगाल में ममता जी हैं, दिल्ली में आप है, पंजाब में भी आप है, या कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब उस फार्मूले के आधार पे मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देयर इज अल्टरनेटिव कांग्रेस आल्सो, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेंटर में, और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली में भी बीजेपी आए, नो प्रॉब्लम। हम लोग इस वक्त जो कि दिल्ली में खड़े हैं, हम लोग चूंकि नहीं होनी चाहिए, आधे से ज्यादा स्टेट्स में सेम पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। लेकिन फार्मूला आधे में ही क्यों, पूरे में क्यों नहीं? पूरे में पॉसिबल ही है ना, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल स्टेट फैक्टर्स आल्सो। एट लीस्ट 90%। 90 इज आल्सो नॉट पॉसिबल। देयर इज अ फार फेच्ड नोशन, वो नहीं हो सकता। आपका पंजाब में अकाली दल हमेशा रहा इंपॉर्टेंट, बंगाल में ममता दीदी रही है, साउथ में हमेशा साउथ इंडियंस रहे हैं। इवन साउथ में तो फिल्म स्टार्स आर मोर पॉपुलर देन द पॉलिटिशियंस। तो वो सब वो बहुत दे हैव बीन, तो ये चलेगा नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ आधे से ज़्यादा वो होना चाहिए। सेकेंडली, आपका इकोनॉमिक्स की एक सिंपल इक्वेशन है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आपकी जो भी इनकम है उसी में आप अपना घर का कंजप्शन खर्च करते हैं, फिर कुछ सेविंग करते हैं, और फिर भी कुछ मिल जाए तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए। इक्वेशन अप्लाइज एट द माइक्रो लेवल ऑल्सो, मैक्रो लेवल ऑल्सो। सेंटर में भी वही है, सरकार जब टैक्स कलेक्ट करती है, दैट इज देयर इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, देन दे स्पेंड ऑन कंजम्पशन, सेविंग्स एंड ये जो आपका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। पिछले स्पेशली मोदी जी के टाइम से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट इन द पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मनमोहन सिंह जी से ज़्यादा कोई बेटर देखा नहीं है। इनफैक्ट नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार का जो खर्च है वो इनकम से ज़्यादा बढ़ गया है? बड़ा नहीं है, कम नहीं है, बट बड़ा क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। अल्टीमेटली बढ़ कैसे जाता है। ही लिटरली लिफ्टेड अस आउट ऑफ पॉवर्टी। मनमोहन सिंह जी, हमारे पास शायद 4-5 दिन का ही करेंसी बचा था, फॉरेन करेंसी अपने एक्सपेंडिचर के लिए। इतनी उस समय चेंजेस आई फाइनेंशियल पॉलिसीज में कि वी अगेन बिकेम प्रॉस्पेरस इन दैट सेंस। तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, नौकरियाँ गॉन, मोदी जी के ज़माने में नौकरियाँ गॉन, इंडस्ट्रीज गॉन, एग्रीकल्चर इज बीइंग मैनिपुलेटेड इनटू हैंड्स ऑफ 1 or 2 पर्सन्स, जिसमें कि हमारे दिल्ली का बॉर्डर तो हर समय बंद रहता था, क्योंकि चाहे मोदी सरकार में नौकरियां नहीं हैं, खेती नष्ट हो गई है, उद्योग खत्म हो गए हैं। ये 3 आरोप हैं आपके। मोदी साहब ने नौकरियां दी। नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। मोदी साहब ने, मैंने ये कभी नहीं कहा कि नौकरियां जीरो हो जाती हैं। मैं रेट आपने कम होने की बात की है। हाँ, मैंने कम होने की बात की है। उद्योग कम, और जब पब्लिक सेक्टर कहीं इंडस्ट्री लगाएगा ही नहीं,
जब गवर्नमेंट सेक्टर कहीं भी जॉब्स क्रिएट करेगा ही नहीं तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? जॉब्स क्रिएट कौन करता है? जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज आपने मैनिपुलेट कर दी है 2 या 3 आदमी के हाथ में, और ये बड़ा बेसिक फार्मूला है कि जब आपका अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो औद्योगिक विकास दर है वो बारिश लगातार बढ़ रही है, इस पर ध्यान नहीं है आपका शायद? बढ़ रही है औद्योगिक विकास दर, हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाँ बढ़ रही है, नो डाउट बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है? अगर उद्योग खत्म हो रहे हैं तो? पर ये खत्म नहीं कहा, मैंने कहा बीइंग कम हो रहे हैं, मान लीजिए जैसा आपने कहा कम हो रहे हैं तो मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्री कंपटीशन नहीं रहा, वो 2-4 लोगों के हाथ में चला गया। बढ़ने का मतलब अरे ये वो नहीं होता बढ़ कि तो रहे हैं ना, मान लीजिए 2-4 लोग ही। आप ये कहें कि देश में 20 आदमी पहले 1 लाख पति थे, अब वो 10 लाख पति हो गया, तो हम बड़ा हमने कमा लिया। नहीं, हम नौकरियों की बात करेंगे, हम नौकरियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। औद्योगिक विकास दर अगर बढ़ रही है तो उद्योग कम कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझना है आपसे। औद्योगिक विकास दर कैन यू डिफाइन इट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट, हाँ, वो कैसे निकलता है? वो सरकार डेटा रिलीज करती है, आरबीआई डेटा रिलीज करती है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है डेटा। किस बेस पर होता है? वो बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स? वो आपके उद्योगों का कैलकुलेशन किया जाता है, फिक्की भी रिपोर्ट जारी करती है। जो आपका प्रोडक्शन है ना, जो आपका नेचुरल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है प्लस सर्विसेज जो आप बाहर बेचते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, वो बढ़ रहा है। दैट डजंट मीन कि बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं उस दिशा में, बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, उसमें कंपैरिजन है। हम 2 आदमी अमीर हो गए, बाकी 10 तो गरीब रह गए, तो इसका ये थोड़ा कि हम 10 की अमीरी बढ़ गई है। दैट इज नॉट द पॉलिसी। तो और मैं आपसे ये कह रहा था कि उसमें आप डेवलपमेंट के नाम पे, और ये मैं नहीं कहता, दिस इज बीइंग सेड बाय ऑल द इकोनॉमिस्ट, बाय ऑल द वर्ल्ड बैंक्स, की देश में हमारे नौकरियां कम हुई हैं, इंडस्ट्रीज कम हुई हैं, और आपका यूथ सड़कों पे उतरा हुआ, बेकार में नहीं उतरा हुआ, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं। और जब नौकरियां नहीं मिलती है पढ़े लिखे को, तो द अदर अल्टरनेटिव इज like लूटपाट, क्रिमिनल एक्टिविटीज, बिकॉज एवरीवन हैज टू फीड हिज। तो वो जब उसको नेचुरल नहीं मिलेगा तो सड़कों पे उतर के वायलेंस हो जाएगा, लूटपाट करेगा, चोरी चकारी पे जाएगा। आजकल लोग 100,000 रुपए। आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? सर का कहना है कि औद्योगिक विकास दर कम हुई है, नौकरियां कम हुई हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। नौकरियां कम नहीं हुई है। एक तरफ हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी विकास बढ़नी चाहिए। तो पॉपुलेशन कैसे कह सकते हैं नौकरियां कम हो गई? नौकरियां कम सिर्फ वो लोग बोलते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में काम करना नहीं चाहते। मैं 44 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करके आया हूँ और हर बिग इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, लेकिन नौकरियां सिर्फ वो कहते हैं कम है जिनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि वो बैठ के सुबह से शाम तक पेन चलाना चाहते हैं। इसलिए फैक्ट ये है, और उनको आगे आना चाहिए, वो आगे नहीं आते क्योंकि उनको चाहिए फ्री में पेंशन मिलती रहनी चाहिए, फ्री में उनको चाय वाला आदमी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ये कुछ नहीं मिलेगा कि चाय पिलाने के लिए एक पियोन चाहिए, नहीं मिलेगा, आपको खुद करना। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? बिल्कुल श्योर साहब, मैं कहना चाहूँगा ये जो कह रहे हैं अपनी जगह ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस होता है, लेकिन क्या पब्लिक सेक्टर में नौकरियां नहीं होनी चाहिए टोटली, या नहीं बढ़नी चाहिए? अभी मोदी जी ने करीब कितने 6 या 7 लाख जॉब कार्ड बांटे हैं, अलग अलग स्टेट में जॉब कार्ड बांटे जा रहे हैं, अग्निवीर योजना आ गई है। परसेप्शन, दैट इज अ परसेप्शन। वो नंबर्स परसेप्शन पे नहीं होते हैं ना सर? परसेप्शन पे होते हैं सर। हु वेरीफाइज दैट? हु वेरीफाइज दैट? अरे आपको कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसी पे, बैंक्स पे, वर्ल्ड बैंक पे, फिक्की पे, किसी डेटा पे तो भरोसा करेंगे ना आप। अगर होगा भी चलिए मैं नहीं कर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली सर्विसेज कम हुई, सरकारी सेक्टर में बहुत कम हुई है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। सेकेंडली, आप फ्रीबीज की यहाँ लोगों ने बहुत बात की। फ्रीबीज से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है उसको एक्सपेंडिचर करना होता है। अगर आप उधार लिए बिना हर रोज़ पार्टी कर सकते हो अपने घर में बिना उधार लिए हुए, अपना खाना भी चला सकते हो, पार्टी भी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो सारे, जिसको आप फ्रीबीज कह रहे हैं, तो उसका कारण कुछ लोगों का भला हो रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? बहुत बढ़िया हो सर। रहा है। तो अगर आप घाटा आप दिल्ली का घाटे की अलग दिल्ली के घाटे की बात की सर, दिल्ली का घाटा 2000 बताया आपने 2026। इस कंपैरिजन में बाकी स्टेट्स का डाटा भी कोट कीजिएगा, दैट विल बी बेटर। और सेंटर का डाटा कि सेंटर में कितना घाटा है, फिजिकल डेफिशिएंट कितना है सेंटर का, उसकी बात कीजिए। अदर स्टेट गवर्नमेंट की बात कीजिए, उनका कितना घाटा है। आई टेल यू विद अथॉरिटी, दिल्ली का सबसे कम है। पिन सिंघल। विपिन जी, दिल्ली में वोटर हैं आप, क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव का? दिल्ली में माहौल सही है।
हर बार ऐसे ही होता है। अभी तो जैसे किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? सरकार जो, ये तो वोटर पर डिपेंड करेगा कौन। अभी तो वोटर है ना। हाँ, वो तो फिर सीक्रेट ही रहता ना। हाँ, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि आप वोट किसको देंगे, मैंने कहा कि दिल्ली की जनता का झुकाव किसकी तरफ दिख रहा है, झुकाव ट्रेंड। वो अपना अलग अलग सोचना है सबका, किधर वोट झुकता है। बाकी ये है कि चेंज इज ऑलवेज बेटर, चेंज होना चाहिए। दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिल्ली की समस्याओं को, देश की समस्याओं को ऊपर रख के आपके विचार से दिल्ली और देश की समस्याओं को कौन ऊपर रखता है? ये तो जिसको मौका मिलेगा। अभी आप किसको मौका देना चाहेंगे? अभी तो आपको मौका मिला हुआ है, अब दूसरी सरकार आएगी, कंपैरिजन तभी पता लगेगा ना कौन। जिसको आप जिताएंगे वही तो आएगा ना। चाबी तो आपके हाथ में है। चाबी तो जनता के हाथ में है। जनता आप है। वो तो सीक्रेट रहता है, वो फिर वो थोड़ी कोई ये थोड़ी पूछा कि वोट किसको देंगे, मैंने तो ये कहा कि आपका झुकाव, आपको अच्छा कौन लगता है? ये सरकार तो अच्छी नहीं है, बाकी देखेंगे। अनिल चौधरी अच्छे हैं? अनिल चौधरी अच्छे हैं? ये कौन है? अच्छा, अनिल चौधरी आपके यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है? नहीं, पता नहीं ना कौन है। अच्छा, रवि नेगी? वो तो बीजेपी के हैं। अब वो देखेंगे, उसको मौका मिलेगा जब क्या काम करते हैं। तो अंकल ने बस एक हल्का सा वो किया, ब्रेक लिया। अच्छा, रवि नेगी, अच्छा देखेंगे, तो बाकी समझ में आ जाता है आगे क्या होगा। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रीटा गंजू है। एक्चुअली आई बिलोंग्स टू श्रीनगर, तो वी आर हियर फॉर द लास्ट 30 इयर्स। बट हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बीजेपी, इसने उन्होंने हमें बहुत कुछ किया है। अब हम वही चाहते हैं कि और भी कुछ करें, हम वापस चले जाएं अपने देश, और हमारी मेहनत है कि हम उसी को लाएं। बाकी क्या है, बट हमारा वही एक्सपेक्टेशन है। 370 हटा दिया गया है, अब तो कोई बाधा रही नहीं, तो फिर आपने कभी कोशिश की? कोशिश तो अभी भी हालात ख़राब है। 370 तो हट गए, लेकिन अभी हालात तो ठीक नहीं है ना। वैसे हम कभी नहीं चाहेंगे, हम दिल्ली के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग हमसे दूर जाएं, लेकिन हमें लगता है कि पूरा देश, जो दिल्ली हो या कश्मीर हो या कोई भी हो, पूरा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। और भारत की अलग अलग जनता, अलग अलग राय, अलग अलग सबका मंतव्य है। बस हम उनसे ये जानना, हमने कोशिश की कि इस बार चुनाव का माहौल जो था वो कहाँ टिल्ट करेगा। सब ने अपनी अपनी राय बताई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उदय इंडिया के दर्शकों को उनकी सारी राय देखी होगी, और वो इसको देखना चाहेंगे कि आगे चुनाव में क्या होता है। धन्यवाद। लोग सारे के सारे मिलके चाहते हैं कि एक हम आज शपथ जरूर लें कि हम सबके सब लोग घरों से निकल के वोट डालने जाएंगे, तभी हम लोगों का वोट सार्थक होगा, वरना नहीं होगा। चाहे हम कितने भी जोर लगा लें, और अपने साथ औरों को भी लेकर जाएंगे। आज सब हमको शपथ लेनी है, ये औरों को भी प्रेरित करेंगे, और जो नहीं डालेगा उसके हाथ पे जिसके भी निशानी होगा उसका बायकॉट करेंगे। बिल्कुल, हम वोट डालने जाएंगे।